जनसत्ता संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। जातिवार जनगणना के मुद्दे पर जब बिहार के सत्तारूढ़ और विपक्षी दल एक साथ खड़े दिखे तो कई लोगों को हैरानी हुई, खासकर कट्टर प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का एक साथ खड़े होना सुर्खी बन गया। मगर राजनीति में जब जनाधार जीतने का सवाल हो तो राजनीतिक दलों का इस तरह साथ खड़ा होना हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। यों भी राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता। बिहार में जाति एक ऐसा पहलू है जिस पर सिद्धांतों की बात करने वाले अच्छे खासे राजनीतिक दलों का आसन भी डोल जाता है। बिहार ही क्यों, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य भी इस बीमारी से दूर नहीं हैं। इस वर्ष मदरमशमुरी होनी है। अनेक राजनीतिक पार्टियों की मांग है कि इस बार जाति के आधार पर जनगणना हो। हालांकि पिछली बार भी जातियों के आधार पर जनगणना हुई थी, मगर उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए, जिसे लेकर वर्तमान केंद्र सरकार के सिर पर ठीकरे फूट जाते हैं। इस बार केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी। बस बहुत सारे क्षेत्रीय और विपक्ष में बैठे राष्ट्रीय दलों ने इसे तूल देना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी तब तक उनके हिस्से का हक दिलाना संभव नहीं हो पाएगा। पैरा। हालांकि जातिवार जनगणना की मांग नई नहीं है, लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही है। आज़ादी के पहले की जनगणना को इसके प्रमाण के रूप में नत्थी किया जाता रहा है। पिछली यूपीए सरकार के समय भी इस मांग ने जोर पकड़ा तो जातिवार जनगणना कराई गई थी, मगर उसके आंकड़े अब तक प्रकाशित नहीं हो पाए हैं। अब तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जातिवार जनगणना के पक्ष में नहीं है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिया। यानी अभी तक इससे जुड़े मामलों पर निर्णय की जो जिम्मेदारी केंद्र पर थी वह अब राज्यों को मिल गई है। केंद्र अब इस झगड़े से मुक्त है, मगर वही केंद्र सरकार जातिवार जनगणना के खिलाफ क्यों है, यह उसने तार्किक ढंग से स्पष्ट नहीं किया है। चूँकि मर्दमशुमारी केंद्र सरकार की देखरेख में होनी है, इसलिए स्वाभाविक ही इसके लिए उस पर दबाव बन रहे हैं। पैरा। हालांकि यह किसी भी प्रकार से गर्व का विषय नहीं हो सकता कि एक सभ्य और सशक्त लोकतांत्रिक देश को राजनीति अभी भी जाति के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बहुत सारे राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन जाति के बंधन तोड़ने के लिए आंदोलन करते रहते हैं, मगर जैसे ही वोट बैंक बनाने की बात आती है, सब जातीय समीकरण बिठाने में जुट जाते हैं। चुनावों में टिकटों के बंटवारे जाति के आधार पर किए जाते हैं।
यह ठीक है कि नौकरियों और दाखिलों में जाति के आधार पर ही पैमाने तय हैं, मगर इस आरक्षण के औचित्य पर भी व्यावहारिक ढंग से सोचने का कोई तैयार नहीं होता। दरअसल ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व जाति के आधार पर ही बना और बचा हुआ है, इसलिए वे किसी भी रूप में इस जाल को तोड़ना नहीं चाहते। यहाँ तक कि राष्ट्रीय दल भी इसके खिलाफ जाकर कोई जोखिम मोल लेने को तैयार नहीं। ऐसे में जाति की जकड़बंदी हमारे देश से निकट भविष्य में खत्म होती नजर नहीं आती। पैरा कोरोना के मामले घटकर अब कम हो चले हैं। उपचाराधीन मामलों में भी घटोतरी है। 13 अगस्त को 3,87,673 उपचाराधीन मरीज थे, जो 22 अगस्त तक घटकर 3,33,924 तक आ गए थे। इन 10 दिनों का यह रुझान इस बात का संकेत है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम जल्दी ही संक्रमण के खतरे से बाहर आ सकते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि जब प्रतिदिन के आंकड़ों में उतार चढ़ाव होता है तो लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि महामारी अभी गई नहीं, सिर्फ तीव्रता में कमी आई है। इसी महीने रोजाना संक्रमण आंकड़ा 30,000 के ऊपर भी निकल चुका है। ऐसा इसलिए भी है कि केरल जैसे कुछ राज्यों में स्थिति बेकाबू तो नहीं है, पर खतरे से बाहर भी नहीं कही जा सकती। इसलिए कोरोना को लेकर अभी भी सतर्कता की बेहद ज़रूरत है। दरअसल काम धंधों की चिंता में देश के ज़्यादातर हिस्सों में जनजीवन सामान्य करना पड़ा है। दफ्तरों से लेकर स्कूल, कॉलेज, बाजार, सावधानी, सिनेमाघर, जिम, तरणताल सब खोलने पड़े हैं। इसलिए अब अतिरिक्त सावधानी के साथ ही बढ़ने पर जोर होना चाहिए। पैरा अब आगे का सवाल यह है कि तीसरी लहर का खतरा कितना है और तीसरी लहर आएगी भी या नहीं। हालांकि तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञ तो बार बार चेता ही रहे हैं। मसलन हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की एक समिति ने भी तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। समिति का मानना है कि सितंबर-अक्टूबर के बीच तीसरी लहर का अंदेशा है। इस दौरान संक्रमण के रोजाना मामले 3 लाख से भी ऊपर निकल सकते हैं। यह खतरा इस पर भी निर्भर करेगा कि विषाणु का कौन सा और कितना खतरनाक स्वरूप लोगों को अपना शिकार बनाता है। गौरतलब है कि दूसरी लहर में डेल्टा स्वरूप ने कहर बरपाया। मुश्किल तो अब यह है कि हाल में संक्रमण के मामलों में तेजी उन राज्यों में देखने को मिली है जहां मई में दूसरी लहर के दौरान संक्रमण बहुत ज़्यादा नहीं फैला था। अब इस वक्त सबसे ज़्यादा संकट केरल में है, जहां रोजाना संक्रमण के मामले देश में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जबकि कोरोना से मौतों के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर और केरल दूसरे नंबर पर है। पूर्वोत्तर की ओर देखें तो मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के आंकड़े भी कम चिंता पैदा करने वाले नहीं हैं।
इसलिए विशेषज्ञों का अनुमान कह रहा है कि तीसरी लहर का खतरा वहाँ ज़्यादा है जहाँ पहले कोरोना के डेल्टा रूप ने कहर नहीं ढहाया। यही खतरा अब बड़ी चुनौती बनकर सामने है। पैरा भूलना नहीं चाहिए कि हम महामारी की 2 लहरें झेल चुके हैं। दूसरी लहर में संक्रमण और मौतों के आंकड़े ने भारत को दुनिया के पहले 2 देशों में खड़ा कर दिया था। इसलिए अगर तीसरी लहर में हालात बेकाबू होते हैं तो यह कहकर नहीं बचा सकेगा कि हमें हालात से निपटने का अंदाज़ा नहीं था। बेशक पहली लहर के वक्त हमें कुछ पता नहीं था, पर दूसरी लहर ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य अब अस्पतालों में बिस्तरों, चिकित्सा कर्मियों से लेकर ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने का दावा कर रहे हैं। पूर्ण विराम।